रात के 3 बजे हैं। मैं अब्दुल्ला भाई के फ्लैट पर आया हुआ हूँ और इनकी बेगम जो है मायके गई हैं। तो फिर से बकौल गालिब फुर्सत के रात दिन गुजारे जा रहे हैं, वही बैचलर लाइफ के। और मेरे मन में थोड़ी खुराफात सूझ रही है। सोच रहा हूँ कि जो आदमी दूसरों से खूब सवाल करता है, उनको हॉट सीट पर बिछा के उनके पसीने निकालता है, आज वो खुराफात मैं करूं और उनको हॉट सीट पर बिठाकर उनसे सवाल किया जाए। तो आइए थोड़ा मस्ती करते हैं अब्दुल्ला भाई के साथ। ये सवाल करते हैं उनसे, मिस्टर अब्दुल्ला मंसूर उर्फ लेनिन मौदूदी से। अरे भाई क्या शुरू कर दी, 4 बजने वाले हैं, बंद कर इसको। अरे मुस्कुराइए, आप मुझे इंटरव्यू देने वाले हैं। मैंने सोचा कि आप दुनिया भर से सवाल करते हैं। सो जाओ। अरे सोएंगे, अगर हम जो है जगाने वाले ही सो गए तो पसमानदा आंदोलन के लोग जो है पसमानदा कैसे जगेगा? भाई साहब तुम मान गए तो नहीं ऐसे ही मतलब रिकॉर्ड करने के लिए नहीं है, डालना मत। हम ऐसे ही अपनी आपसी गुफ्तगू करेंगे। अच्छा ठीक। थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि आप दूसरों से सवाल करते हैं, थोड़ा आपसे भी सवाल किया जाए। तो ऐसा है कि थोड़ा सीरियस हो जाइए थोड़ा देर के लिए। सीरियस होना पड़ेगा। हाँ तो जवाब दूंगा। अच्छा चलिए, जैसे कंफर्टेबल फील करें। हाँ तो पूछा जाए। सबसे पहले क्या शुरू करते? अच्छा चलिए, आपके नाम से शुरू करते हैं कि अब्दुल्ला भाई, मतलब आप मेरे लिए अब्दुल्ला भाई हैं लेकिन दुनिया के लिए आप लेनिन मौदूदी हैं। तो कई दफा ये सवाल उठता है कि ये लेनिन मौदूदी कैसे, मतलब क्यों? मतलब अगर सिर्फ लेनिन होता या सिर्फ मौदूदी होता तो थोड़ा बात समझ में आती, लेकिन आपने तो आग और पानी को एक प्याले में इकट्ठा कर दिया है। तो थोड़ा सा अपने नाम की हिस्ट्री के बारे में बताएं। लंबी कहानी, टाइम है ना? अरे बहुत टाइम है अपने पास। पसमानदा के पास और काम ही क्या है? तो भाई कहानी शुरू होती है, मुझे याद है 5वीं 6ठी क्लास से, जब मैं तबलीगी जमात की ओर थोड़ा सा मेरा रुझान बढ़ा था। उस टाइम एक माहौल में एक टेंशन थी और सांप्रदायिकता मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा थी। वजह यह भी थी सांप्रदायिकता ज्यादा होने की कि 1992 में बाबरी मस्जिद गिरी थी और उसकी वजह से मुस्लिम पहचान बड़े ही मतलब स्टॉक पे आ गई थी कि ये क्या कि जब हमारी मस्जिद नहीं बची तो हमारी पहचान कैसे बचेगी, ये वाली भावना बहुत ज्यादा थी। और अच्छा। और उसी दौरान आप याद करिए कि जो डेवलपमेंट हो रहे थे, तालिबान आ चुके थे अफगानिस्तान में, ठीक है, उनका भी एक रोमांटिसाइज कर रखा था उस पूरे रीजन को कि हाँ देखो किस तरीके से उसने रशिया को कमर तोड़ के रख दी और हम जो है आ गए, मुजाहिद चाहे तो क्या। और इकबाल की तो वो रटी रटाई है ही, गजलें वजलें। हाँ। दस्त तो दस्त है दरिया भी ना छोड़े, हमने जितनी साम्राज्यवादी उसकी गजलें हैं सारी पढ़ी जाती थी। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। उसी टाइप की सारी ये सब गजलें वजलें पढ़ी जाती थी। उस टाइम का जोर था। फिर तबलीगी जमात मुझे एक वक्त में जाके मुझे लगा कि ये काबिल उबिल नहीं है, ये खाली अल्लाह नबी और कब्र के नीचे की आसमान के ऊपर की उस टाइम चस्का था। जैसे कहा जाता है कि ये लोग या तो जमीन के अंदर की बात करते हैं या आसमान के ऊपर की। हाँ देखो उसी टाइम क्या हुआ ना, ये बात कैसे आई मेरे दिमाग में। उस टाइम हो गया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो गया और मुझे बहुत अच्छा याद है, मुझे उस टाइम बहुत अच्छा पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन पूरे अपने माशरे में बड़ी खुशी की बात थी कि कोई तो है अमेरिका को जवाब देने वाला। और उस टाइम एक गजल भी कहीं से फूट पड़ी है ना कि इस्लाम का गाजी कुफ्र सिकंदर शेर ओसामा बिन लादेन। ये 2001 की बात है तकरीबन। अरे मुझे देखो अभी तक याद भी है। मैं अभी इस प्रकार से आया था इंटरव्यू लेने, इंटरव्यू क्या मतलब वो क्वेश्चन आयर तो उसको भी ये बात बताया था। तो उसमें ये था इस्लाम पे वारा तन बन धन ये शेर ओसामा बिन लादेन, अमरीकी सफीरों गौर करो हरमैन से निकलो घर जाओ। इस तरीके की पूरी गजल, लंबी सी गजल है। तो उस टाइम एहसास हुआ तबलीगी जमात वाले उस टाइम भी चुप थे। तो मुझे हम लोग पर बड़ा पिंच किया जाता था कि भाई तुम लोग तबलीगी जमात वाले हो, क्या इंसान हो, तुम जिंदा हो कि मर चुके हो, कौम को देखो, हमको ये एक होने की जरूरत है, हमला कर दो अमेरिका पे फलाना ढिमका। हम लोग मऊ में बैठ के अमेरिका पे हमला कर रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम मुझे जमात इस्लामी उस टाइम ज्वाइन नहीं किया था, न जमात इस्लामी वाले स्टैंड थे, लेकिन मुझे ये समझ आया पॉलिटिकल इस्लाम मुझे पहली बार समझ में आया कि कैसे इस्लाम का पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जाता है। वो तो मैं अब इस टर्म में बात कर रहा हूँ। उस टाइम ये लग रहा था कि नहीं, इस्लाम दरअसल राजनीति स्थापित करना, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का कानून स्थापित करने का ही नाम है। तो ये चीज मुझे समझ में आई। अच्छा। और इसी समझ से मैं 12th तक चलता रहा, ठीक है। वो अफगानिस्तान हार गए, उसके बाद हम इराक का भी आया, तो इराक में हम 2003 इसलिए बता रहा हूँ कि उस टाइम यही होता था कि हम हार रहे हैं और बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा हमारे ऊपर। ये फीलिंग के साथ हम जा रहे थे। और
इधर बीजेपी की भी रिजिम थी। हाँ। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। 2004 में हम लोग का 12th हुआ, उसके बाद 12th के बाद 2004 में सत्ता भी चेंज हो गई जी। और उसके बाद हम चले जामिया में हमने इत्तेफाक से सोशियोलॉजी में एडमिशन ले लिया। और सोशियोलॉजी को जो है ना, ये अच्छे खासे अगर आप सोचने की क्षमता रखते हैं तो वो आपको मजबूर कर देगी कि आप अपने पुराने सारे वाहियात ख्यालों पे एक बार रुक के गौर फिक्र करें कि क्या वो सारे ख्यालात सही थे कि सब वाहियात थे। ठीक है, वो तर्क की क्षमता को डेवलप करेगी और यही मुझे सोशियोलॉजी ने सिखाया और कुछ नहीं सिखाया सोशियोलॉजी। अच्छा, मुझे जहां तक सवाल नहीं है, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि आप अपने किसी उस्ताद के बारे में बात करते थे। निसात कैसर सर। देखो, मैं ये अभी कुछ दिन पहले ये सब रिपीट किया हूं, तो रिपीट करते हुए ऐसा लग रहा है कि दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। निसात कैसर सर जो है ना, उन्होंने जो है ये तर्क विकसित करने का काम किया। मैं और फहद का नाम लेना जरूरी है क्योंकि फहद आया तो मुझे पता चला कि ये भी जमात से जुड़े हुए हैं। अब मैं उसे फहद हाशमी भाई। हाँ। और उस टाइम मैं भी जो है जमात इस्लामी का जो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जी, SIO। हाँ, SIO उसके हॉस्टल होता था अबुल फजल में। उसमें 20 लड़के चुने जाते थे, तो 20 लड़कों में मेरा भी नाम था। अच्छा। तो एक साल हम उनकी तरबियत में थे, तो उस टाइम सोशियोलॉजी भी हम दोनों थे। और निसात सर जो है, मैं कभी भी अच्छा नहीं रहा पढ़ने में, तो हम लोग कार्यकर्ता टाइप करते कि 4 बातें हमारे जो है मेंटर्स सिखा देते थे, 4 बातें हमारे नेताजी सिखा देते थे, वही हम दोहराते रहते थे। SIO के मतलब लीडर SIO में भी ऐसा ही था। पूरा मदूदी की बहुत चंद चीजें मैंने पढ़ी थी, लेकिन मुझे पता था कि फाउंडर वही हैं और उन्हीं की आइडियोलॉजी से हम जो है जीत सकते हैं या हम दुनिया में इस्लामी हुकूमत ला सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद निसात सर, मनीषा पांडे, सरवसाजी नहीं पढ़ाते लेकिन उनके लेक्चर सुनते थे। और सबसे बड़ी बात, मुशीर साहब का दौर था और मुशीर साहब ने लगातार जामिया में वहां पे क्या करते थे। मुशीर साहब यानी मुशीरुल हसन साहब, जो जामिया के वाइस चांसलर थे। तो उन्होंने वो क्या करते थे, लगातार वहां पे सेमिनार होते थे। अब मुझे सेमिनार से ज्यादा कोई मतलब नहीं होता था, लेकिन उसमें जो खाना मिलता था उस खाने की लालच में मैं सुबह से 9 बजे जाके बैठ जाता था। दोपहर में वो चिकन उकन देते थे, घर से दूर थे हम लोग को, ऐसे ही मलाल रहता था, तो चिकन उकन मिलता था तो मैं सुनता था। तो उसमें मैं तकरीबन, आप अंदाजा लगाइए कि मैं 1 महीने 12 लेक्चर तो सुन ही लेता था। मैं नहीं सुनता, मैं और लोगों को भी ले जाता था, लेकिन वो लोग 1-2 बार आते तो फिर वो बोर होकर भाग जाते, लेकिन मैं बैठा रहता था। अच्छा। धीरे धीरे करके आदत भी होने लगी, अच्छा भी लगने लगा, तो वो सब भी जहन खोलने का काम कर रहा था। और निसात सर जैसे टीचर थे जो ऐसे सवाल पूछते थे कि थोड़ा सा शराब पियोगे तो वो हराम क्यों होना चाहिए। तुमने तो बताया था शराब इसलिए पीते हैं कि उससे आदमी बहक जाता है, अगर एक बूथ पियोगे तो नहीं बहकोगे, तो उतना तो हराम नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे सवाल, हालांकि जब बोलते, मैं जाके पूछता था जमात में, तो जो साथ के लड़के थे वो जवाब देते थे कि वाहियात टीचर है तुम्हारा, फालतू का सवाल पूछता है, ऐसी बात तो है नहीं। तो जो भी मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि वो जो सवाल करते आते रहे ना, उस सवाल का जवाब मैं पूछता रहा जमात में, या अपने जमात का मतलब अपने दोस्तों के साथ, हाँ, सर्किल में। उसका जवाब मिलना बंद हो गया। और फिर उसका जवाब मुझे कहाँ से मिलना शुरू हुआ, वो मुझे मिलना शुरू हुआ कम्युनिस्ट लोगों से। अच्छा। SIO को छोड़ के जो ऐसा की ओर मैं बढ़ा, हालांकि तुम तो SFI वाले हो ना, SFI वाले नहीं, हम SFI वाले हाय, वो लोग कम्युनिस्ट आंदोलन को बदनाम कर रखे हैं। कोई बात नहीं, हम अपनी पॉलिटिकल राइवलरी को थोड़ा किनारे रख के बात करेंगे। तो उसमें तो आप जो है आयशा के लोगों से आपका इंट्रोडक्शन हुआ जामिया में। जामिया से हुआ, लेकिन जामिया से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। चाचा जेएनयू में थे। चाचा मेरे मसूद आलम फलाई साहब। हाँ, थोड़ा सा उनका जिक्र करते चले। वो मेरे चाचा प्रोफेसर मसूद आलम फलाई, प्रोफेसर मसूद आलम फलाई जो इस वक्त वाइस चांसलर भी है। हाँ। तो वो जेएनयू में थे और मुझे जेएनयू जाना होता था मिलने, और वहां पे ऐसा जीती हुई थी, तुम लोगों को बहुत बुरी हराए थे हम लोग SFI वालों को। और वहां पे जब जीते हुए थे, वहां पे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी थे। उस वक्त वो लेडी का नाम मैं भूल रहा हूँ जो उस वक्त जीती थी, मोना दास। तो उन लोग के साथ में था, उन लोग अब उन लोगों से जो पर्चा उच्चा छोटे रहते थे, उसमें लेनिन का जिक्र बहुत होता था, पंफलेट। हाँ, उसमें ये होता था कि मार्क्स को जमीन पर उतारने वाला तो लेनिन था जी। अब लेनिन की कोटेशन, लेनिन की बातें और ऐसे। अच्छा, मैं यहाँ पर भी बहुत ज्यादा पढ़ने वाला नहीं था, यहाँ पर भी मैं कार्यकर्ता ही रहा, ठीक है, लेफ्ट में भी। हाँ, मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि इससे दिक्कत क्या होती है जब आप सिर्फ कार्यकर्ता तो पढ़ोगे नहीं, चाहे वो आज मैं पसमानदा की बात करूँ, वो इस पे आऊंगा मैं। सिर्फ कार्यकर्ता रहोगे ना, तो तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे कि चीजें चल कहाँ से रही, बातें हो कहाँ से रही, कंट्रोल कौन कर रहा है मूवमेंट को, आंदोलन को, विचारधारा है क्या, अंतिम लक्ष्य क्या है। सही, ठीक है।
तो फिर यहाँ पर भी मैं कार्यकर्ता के रूप में रहा, लेकिन मुझे लेनिन समझ में आ गया। लेकिन इसके साथ एक चीज और समझ में आई कि मुस्लिम पहचान नहीं छोड़ना, इन लोगों को कितना भी मुझे क्रांति उरांति चाहिए, कितना सेकुलर बात कर लें। अच्छा देखो, ये भी बात क्या थी, हम लोग के दिमाग में बचपन से डाल दिया गया कि हम लोग युद्ध में है ना, मुस्लिम आइडेंटिटी को खतरा है, बाबरी मस्जिद के बाद और फलाना ढिमका ये हो रहा, फिर गुजरात जो पूरा दुनिया में इस्लामोफोबिया फैला, गुजरात दंगे भी उसी तरह हाँ, बाबरी से गुजरात, फिर तुम याद करो पूरा बचपन हमारा कैसे गुजरा, हाँ। 92 का दंगा, फिर इधर 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 जो है गुजरात दंगे, नहीं, गुजरात दंगे के अलावा जो है हमारे मऊ में भी 2000 और 2005 में 2 बड़े दंगे हुए। 2005 के दंगे, तो ये सब चीजें जो है ना, ये सब दिमाग में थी, और कहीं ना कहीं दिमाग ये खोज रहा था कि एक ऐसी व्यवस्था बने यहाँ पे चीजें कंट्रोल हो जाए, सही हो जाए। पहले वो इस्लामी हुकूमत वाली व्यवस्था थी, बाद में जब सर्वहारा की क्रांति चाहिए थी, किसी तरीके से एक व्यवस्था बन जाए, सब खुश हो जाए, यही दिमाग में था। इसीलिए जो है सर्वहारा की क्रांति के ऊपर इस्लामिक क्रांति छोड़ के पहुंच गए। लेकिन वहां पर भी मुस्लिम आइडेंटिटी को मैं इसलिए बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि हम कभी नमाज पढ़ना नहीं छोड़े। जब तक लेफ्ट में रहा मैं ज्यादा धार्मिक रहा। क्यों रहा? क्योंकि मुझे ये खतरा था कि ये सब धर्म को अफीम बोलते हैं, कहीं मुझे नास्तिक न बना दें। हाँ, ये जो है मेरे साथ भी बहुत ज्यादा मैं रहा कि सरतकता बरता रहा कि लोग मुझ पर इल्जाम न लगाएं कि तुम जो है अरे बहुत नास्तिक हो गए, ये लेफ्ट में रहे नास्तिक हो गए। उस दौरान ज्यादा ही धार्मिक रहे और लोगों को समझाते। अच्छा, लेफ्ट वाले यहाँ पे दोगलापंथी करते हो, क्या करते हैं? अरे अब लेफ्ट को भी गाली देंगे। अरे लेफ्ट को गाली देना पड़ेगा। कोई टीका लगा के आ रहा है तो उसको कहेंगे ये संघी है। हमारे यहाँ दाढ़ी दाढ़ी रख रख के हम लोग मिलते थे, हमारे साथी लड़कों ले आता था कि चलो लेफ्ट की मजलिसों में चलो। मजलिस से बोल रहा हूँ कि उनका थोड़ा सा ये टर्म आ जाएगा, तो उसको अस्सलाम वालेकुम सलाम करके मिलते थे और ऐसे बैठाते थे। ऐसा लगता था कि कितने पुराने हमारे जो शुभचिंतक है यार है। तो ये एक चीज थी, इधर की सांप्रदायिकता को पूरी तरह से नजरअंदाज करते थे ये लोग कि, और जो हिंदू है वो सांप्रदायिक भी नहीं, कई अच्छे दोस्त थे। वो क्योंकि आए थे गांव से, तो वो बांधेंगे भी, टीका भी लगाएंगे, उनकी पूर्वाग्रह भी रहेगा उनके दिमाग में। जाहिर सी बात है। उन सबको उन्होंने एक ढकेल दिया कि सबके सब संगी हैं। अच्छा। इधर वाले जो है जो इस्लामी हुकूमत लाना चाह रहे थे, और उनको पता है कि ये लोग जो है बहुत ज्यादा धार्मिक है, जमात इस्लामी से जुड़े हुए हैं, तबलीगी हैं, उन सबको एक्सेप्ट किए हुए हैं। तो यानी उनकी जमात इस्लामी में अपूर्वानंद लगातार जाते रहे और उनका लेक्चर होता रहा। मैं खुद गवाह हूं, मेरे सामने आते रहे। तो अगर बीच में वो जा सकते हैं। तो अगर मैं इस बात में थोड़ा एक टुकड़ा लगाऊं, यानी जो एक इल्जाम लगता है लेफ्ट पे भी या हमारे सेकुलर तबकों पर कि ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, तो यानी एक हद तक ये गलत नहीं भी है? एकदम 100% सही बात है कि ये अभी भी तुम देख लो, ये कुछ बोलते नहीं है। कमाल की बात है, फ्रांस में जो है कत्ल कर दिया गया जी, वो ब्लास्फेमी के नाम पे। हाँ, लेडी के टीचर का। यार पूरी शांति है जी। क्यों शांत हो भाई? यहाँ भारत में रहने वाले मुसलमान जो है लिख रहे हैं कि तौहीने रिसालत की क्या सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। कई ऐसे पोस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। अगर ये पोस्ट नहीं भी मिलते हैं तो आप उनसे पर्सनल लेवल पर जाके बात करिए। तुम और मैं कहाँ से आ रहे हैं? मऊ से आ रहे हैं जी, उखला रह रहे हैं, ऐसी जगह पे रह रहे हैं ना जी। इनसे बात करके देख लो ये क्या तौहीन रिसालत के ऊपर क्या कर रहे हैं। ये मारने पीटने से कम मान रहे हैं कहीं पे? खैर बात पलटने लगेगी, हम बेसिक सवाल पे हैं कि आपका नाम लेनिन मौदूदी क्यों पड़ा, तो हम हाँ ठीक, अरे हाँ बहुत अच्छा। असल में क्या कि अंदर बहुत भरा पड़ा है ना, तो निकल जाएगा। अभी इतनी देर से बतियाते थक भी गए थे, तो अब ये सब बातें निकलने लगी। हाँ, तो फिर क्या हुआ ना कि इनमें भी मुझे जो है कमियां कैसे पता चली कि फिर चाचा से देखो मेरा डायलॉग बहुत कम था, है ना। वो चाचा थे, मैं भतीजा था, हमारे बीच बातें बहुत कम। चाचा तो काम कर रहे थे काश पे, लेकिन बातें बहुत ज्यादा नहीं हुआ। पर्सनल बातें ही होती थी, घरेलू बातें होती थी। हाँ चाचा अब्बू का फोन आया था फलान इस टाइप की। तो अब जो है वहां पर कुछ मुझे दलित लड़के मिले, है ना, जेएनयू में। विनय भूषण भी मिले। विनय भूषण भी पहले उधर ही थे, अच्छा वाले में थे। हाँ, मुझे याद है, वो SFR में थे। उन लोगों ने मुझे बताना शुरू किया कि यार अब्दुल्ला ये बताते दिन से हम झंडा ढो रहे हैं लेफ्ट का, चट्टाचार भट्टाचार यही सब जो है पोलित ब्यूरो में बैठे, दलित कहाँ है हमारे? खाली झंडा ढोने के लिए ये लोग। और हमारे कास्ट का क्वेश्चन कहाँ है? वो कह रहे हर चीज जो है आर्थिक उससे तय हो जाएगी। एक दो मजदूर है, एक ब्राह्मण है, एक दलित है, क्या दोनों बराबर है? एक ही सामाजिक स्थिति अलग है कि नहीं है? बिल्कुल। तो इनमें एकता सिर्फ आर्थिक आधार पर कैसे कायम होगी? अब ये सब सवाल ऐसा था, फिर मेरा दिमाग हिला, समझ में आ गया कुछ जो है परफेक्ट है ही नहीं, कोई विचारधारा परफेक्ट है नहीं। और इन दोनों को मैंने बहुत अच्छा खासा वक्त दिया था और बहुत तन मन दिया था, मतलब मौदूदी के ऑर्गेनाइजेशन और लेनिन साहब के। तो मैंने तंजिया एक सटायर के रूप में दोनों को जोड़ दिया। और ये मुझे याद है 2016 में या
14 में 16 या 14 में याद नहीं, 15-16 में 15-16 में मैंने जोड़ा था। लेनिन 15 मोदूदी में जोड़ा था। फेसबुक पे आपने ये हाँ। प्रोफाइल बनाई थी इस नाम अच्छा, से। वो जो जैसे जोड़ा ना तो बड़ा मदाही है, क्योंकि मेरे फ्रेंड लिस्ट में तो लेफ्ट वाले भी थे और इधर जमात इस्लामी के लोग। वाले थे। सभी जो कमेंट की ये क्या नौजबिल्ला, ये कैसी बात है, लेनिन वाले कह रहे हैं मदूदी को हमसे क्यों जोड़ रहे हो, मदूदी वाले कह रहे हैं लेनिन को हमसे क्यों जोड़े। अगर लेनिन मदूदी ऐतिहासिक रूप से समकालीन है, हाँ, ठीक है, तो मुझे ये लगा यार मजेदार हो गया, मतलब मेरा सटायर काम कर गया। अच्छा, उसी सटायर के साथ मैंने एक आर्टिकल लिख दिया। उस आर्टिकल लिखने के बाद क्या हुआ कि अब वो नाम परमानेंट इसलिए कैची नाम है ना, किताबों में आपने मैगजीन में आर्टिकल वगैरह लिखे। मैंने हंस में लिखा था उसी नाम से। जी, मुझे याद है। जब इसमें जनसत्ता में एक आर्टिकल लिखा था, ठीक है, अब प्रिंट मीडिया में कुछ नहीं लिखता हूँ, उस टाइम लिखा करता था। तो उसके लिखने की वजह से क्या हुआ कि एक तो कैची ना तो कोई किसी को भी सही, एक बार में भी अगर आप पढ़ लोगे, अच्छा लेनिन मदूदी ये कौन है, तो वो पन्ना पलट ही लेते थे कि अच्छा लिखा क्या है। तो ये पूरे नाम का इतिहास और इस नाम के इतिहास के साथ ये मेरा पूरा इतिहास ये रहा। तो यानी कहा जाए कि पहले जमात इस्लामी और उसके बाद लेफ्ट और फिर आखिर में पसमानदा मूवमेंट। यानी अगर एक लफ्ज में कहूं तो आप दैरो हरम से होके मैखाने आए हैं। चल रही काफी मजेदार गुफ्तगू चल रही है हमारे दरमियान, तो मुझे लगता है थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। नहीं हो जाएगा। नहीं, देखिए मैं इसलिए भी कर रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ कि कई दफा क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें जानना चाहते हैं। तो डाल देगा इस कि को, मुझे यकीन है। देखते हैं अगर अच्छा लगा तो, अगर लोगों को लगा कि ये जरूरी बात भी है, कुछ और काम की बात करते हैं। अच्छा, चलिए, आप पसमानदा मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और उस पर लिखते पढ़ते भी हैं और सोशल मीडिया पे भी सक्रिय हैं। तो मैं थोड़ा सा बेसिक पूछना चाहूंगा कि आपके जमात इस्लामी उसके बाद लेफ्ट में, तो आप इन दोनों के बाद पसमानदा मूवमेंट में कैसे आए, या किसको एक बड़ा श्रेय जाता है आपके पसमानदा आंदोलन में? थोड़ा इस पर थोड़ा बात करते हैं और थोड़ा साथ साथ पसमानदा का मतलब क्या है, इस बातें होती रहती हैं, लेकिन थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज जरूर दीजिएगा कि अच्छा देखो, पसमानदा वाली जो बात वो ये है कि तुमने देखा कि मैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कर ही रहा था। पहले मुस्लिम आइडेंटिटी कर रहा था, फिर सर्वहारा वाली आइडेंटिटी में चला गया, और फिर मैंने ये भी बताया कि किस तरीके से सर्वहारा वाली आइडेंटिटी में मैंने देखा कि यहाँ भी कास्ट माने रख रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हुआ कि जब मुझे चाचा से थोड़ा रूबरू होने लगा, जब बातचीत बढ़ी, तो मुझे लगा चाचा तो काम कर रहे हैं यार मुस्लिम कास्ट के ऊपर, लेकिन मुझे चाचा से तो मैं उस तरीके से बहस नहीं करता था। फेसबुक को मैंने खोजा कौन कौन काम कर रहा था, तो खालिद अनीस अंसारी का नाम मैंने सर्च किया, और खालिद अनीस अंसारी को मैंने पूछा कि आप ये सब क्या वाहियात चीजें फैला रखे हैं, और इकबाल वाला वही शेर कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आजाद, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, और ये मैं लिख दिया। तो उधर से खालिद भाई ने मुझे एक लिंक भेजा कि एक पसमानदा मस्जिद को 2016 की शायद बात है, 2016 में 6 दिसंबर 2016 में उसको जला दिया गया। वो भी 6 दिसंबर ही था। हाँ, इत्तेफाक से, क्योंकि उनका आर्टिकल भी वहीं से शुरू हुआ है, ठीक है। और मुझे वो लिंक भेजा था, इंडियन एक्सप्रेस का लिंक भेजा था मुझे। अच्छा, मेरे पास मौजूद भी होगा क्योंकि उस मैसेंजर में होता है ना। तो अब ये मुझे स्ट्राइक पॉइंट हुआ है ना। वैसे थोड़ा सा बताते चलें किस मस्जिद का वाक्य, ये कहाँ का वाक्य है? बिहार का वाक्य था। अच्छा, ठीक है। और इसी तरीके का कुछ वाक्य अली अनवर भी बताए हैं। और अली अनवर अंसारी साहब, राज्यसभा सांसद। हाँ, अयूब रायन साहब भी बता रहे थे, लेकिन जलाने का नहीं बता रहे थे, वो दूसरी तरह की बात बता रहे, वो हटाओ। तो अभी बात ये हो रही कि मुझे कैसे आइडिया है। हाँ, लेकिन बीच में एक बात कहूंगा आपसे कि आप अगर किसी का नाम लें तो थोड़ा उनके बारे में जरा बताते भी चलें। हाँ, ठीक है। असल में हम ऐसे बात कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि तू जानता ही है, तुझे क्या बताना। हाँ हाँ, नहीं देखिए, अब मजाक को मजाक ही रखें, लेकिन एक इन्फॉर्मेटिव कहानी भी रखें। तो आप खालिद साहब के बारे में भी थोड़ा बताइएगा। खालिद भाई से ये रहा, तो खालिद भाई से फिर मैंने बात नहीं की क्योंकि वो स्ट्राइक पॉइंट था मेरे दिमाग में। फिर चाचा से मैंने बात की कि चाचा क्या है ये सब, क्या मामला है। तो चाचा ने जो है मुझे कुछ कुछ चीजें पढ़ने को दी, ठीक है। तो जब चाचा ने सब पढ़ने को दिया, जैसे उन्होंने मुझे कहा कि मसावत की जंग पढ़ी थी, उनको पता ही उर्दू मेरी थोड़ी वीक है। अच्छा, तो अली अनवर अंसारी साहब की लिखी हुई किताब मादी के लिए उसको पढ़ो, मसावत की। तो उसने मेरा बहुत दिमाग खोला, ठीक है, क्योंकि वो सब कुछ ऐसे सवाल उठाए ना कि जो मेरे दिमाग में कभी थे ही नहीं जी। मैं तो कंसीडर भी नहीं करता था कि मुसलमान उम्मा एक जिस्म के मानिंद ये कैसे काम कर सकते हैं सब, ठीक है। अब इस तरीके की बात आई दिमाग में, तो उसके बाद थोड़ा सा दिमाग हिला, अच्छा ये सब क्या हो रहा है। फिर उसी दौरान कुछ इंटरव्यू अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है और अब्दुल्ला भाई जो है देख रहे होंगे जैसा पसीने छूट रहे हैं और प्यास लगी हुई है। तो खैर, काफी मजेदार इंटरव्यू चल रहा है, तो थोड़ा सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं
और अभी अब्दुल्ला भाई आपने डॉक्टर अयूब राइन साहब का जिक्र करते हुए कहा कि उनका इंटरव्यू हमने नहीं लिया है, तो एक सवाल सोचता हूँ कि यही पूछ लेता हूँ कि जैसा कि आप पसमानदा डेमोक्रेसी एक वेबसाइट और यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के फाउंडर हैं, तो आपको इन चीजों का ख्याल कैसे आया, थोड़ा इसकी हिस्ट्री बताएं। पहले तो मुझे हंसी आ रही, आखिर का इंटरव्यू चल ही रहा है, मतलब ले ही लिया तुमने मजाक मजाक में। तो देखो, इसका इतिहास ऐसे है कि जब पूरे देश में मॉब लिंचिंग हो रही थी, तो उस दौरान मऊ के कुछ हमख्याल साथी थे, उनके अंदर बेचैनी थी कि कुछ हो नहीं रहा, मीडिया में बात नहीं आ रही, तो क्या किया जाए इसको लेके। और देश में जो है नॉट इन माई नेम करके भी एक मूवमेंट चल रहा था, है ना, उससे भी हम थोड़ा सा इंस्पायर थे। वहां से फिर जो है मुझे याद आ रहा है कि पहले तुम लोगों ने, है ना अल्तमश, तुम लोगों ने पहले कुछ शुरू किया था। हाँ, दरअसल जनवरी 2017 में रोहित वेमुला और नजीब को लेकर, जो जेएनयू के छात्र थे जिनको जो आज तक गुमशुदा है, इनका कुछ पता नहीं चला, तो उनको लेकर एक प्रोटेस्ट रखा गया था। तो उसके बाद ये हम लोगों ने फिर सिलसिला कंटिन्यू रखा था, तो जिसके बाद फिर मॉब लिंचिंग के खिलाफ हम लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू किया था। तो अब उसी दौरान फिर मुझसे भी कांटेक्ट किया शहजाद खुर्रम था, शहजाद जुबली था, मंजर मेडिकल वाला, और मासूम था, आतिफ था, नाजिर गल्ला था। तो इन सभी साथियों ने एक मीटिंग हुई, तो मुझे याद है कि मऊ में एक मीटिंग की गई थी कि क्या किया जाए। तो ये हुआ कि हम लोकतांत्रिक तरीके से जो भी किया जा सकता है, अपनी आवाज उठाई जाती है, वैसे आवाज उठाएंगे, ठीक है। और उस आवाज उठाने के दौरान फिर ये हुआ कि हम इंटरव्यू लेंगे, और कहाँ इंटरव्यू ले सकते थे, ये फेसबुक को ही माध्यम बनाते हैं। अच्छा, ये बात बड़ी दिलचस्प है कि शायद हम पहले वो चैनल थे, अब तो लॉकडाउन में बहुत दर्जनों तुमको दिख रहे होंगे इंटरव्यू लेने वाले, लेकिन हम उस दौरान पहले ही थे। मैं पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी नजर में कम से कम जितने सोर्स हैं उसमें हम लोग पहले थे जो डेमोक्रेसी चैनल पर लोगों का इंटरव्यू ले रहे थे फेसबुक पर। और आप डेमोक्रेसी फेसबुक पर 2017 के आप वीडियो देख सकते हैं, तो लगातार हमने वीडियो बनाए हैं। तो उस दौरान तक ये काम कोई नहीं कर रहा था, हम लोगों को समझ में आया था कि इससे हम काम कर सकते हैं। और फिर एक रैली भी, हम रैली नहीं होगा, हाँ रैली माना जाएगा, रैली, एक विरोध प्रदर्शन था कि उस विरोध प्रदर्शन में अमरनाथ में जो हमला हुआ था उसके लिए भी आवाज उठाई थी। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिमों के ऊपर जुल्म पे ही आवाज उठाई जाए, और भी जो मुस्लिम हैं उन पर भी आवाज उठाई जाए, दलितों को आवाज उठाई गई थी। हाँ, मुझे याद है कि उसमें एक मैंने जो है उसका लाइव किया था फेसबुक पे, जिसपे तकरीबन लाखों लोगों ने और अलग अलग चैनलों ने उसको अपने पेज पे डाला था, और उस मजमे में भी 50-60 हजार लोग रहे होंगे उस प्रोटेस्ट में। हाँ, तो ये वहीं से बात शुरू हुई थी। फिर क्या हुआ कि बीच में बात बंद हो गई, है ना। बीच में क्या हुआ कि डेमोक्रेसी चैनल को लेके फिर थोड़ा सा ऐसा हुआ कि लोग अलग अलग हट गए, उन लोगों को लगा कि अब मामला खत्म हो चुका है, तो फिर अब शांत हो जाए। और मुझे ये था कि मैं कुछ न कुछ लिखता ही रहता था, पढ़ता ही रहता था। तो इस दौरान लॉकडाउन में मेरा एक दोस्त है अरुण, तो अरुण जो है वो वेबसाइट बनाने का काम करता है। अच्छा, ठीक है। तो उसने मुझसे कह रखा था कि मैं वेबसाइट बनाना शुरू कर रहा हूँ, अगर तुम अपनी बनवाना चाहो तो बताना। तो लॉकडाउन में मुझे समझ में आया कि अब तो सरकारी आदमी हो चुका हूँ, पैसे का एक स्रोत हो गया, तो बात किया जाए। तो अरुण से बात किया, तो अरुण ने बताया इतने ऐसे पैसे लगेंगे, ये प्रोसेस है। मैं कहा बहुत सस्ते में काम हो रहा है, बन जाए। तो फिर मैंने पसमादा डेमोक्रेसी वेबसाइट बना दी। और यूट्यूब चैनल हमारा पहले से था, जब हम लोग उस दौरान मूवमेंट जब चला रहे थे, तो उस दौरान यूट्यूब चैनल दरअसल मैंने ही बनाया था। मेरा ये था कि जो चीज जो हम लोग इधर उधर कर रहे हैं, तो उस दौरान मैं यूट्यूब पे क्या किया करता था कि 5 से 8 मिनट की एक वीडियो बना के किसी एक टॉपिक को डाला करता था। तो वो मेरा एक मतलब पसंदीदा काम था कि मैं इस तरह कुछ चीजें सीखूं और सिखाऊं। तो वो यूट्यूब चैनल मौजूद था, ठीक है। और फिर इधर लॉकडाउन में वेबसाइट भी बन गई। फिर हमको ये समझ में सब लाइव करने लगे, है ना। तो हमको ये लगा कि हम तो लाइव पहले किया करते थे, हम दोबारा शुरू कर देते हैं। तो अब दोबारा से लाइव करने लगे। अब लाइव करने का फायदा ये हुआ कि पसमादा के बहुत से ऐसे लोग हैं
जिनकी बातें सबको आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, वो बातें आ रही है। लोग पढ़ना कम चाह रहे हैं, वेबसाइट पर विजिट कम है और उसके हमारे वीडियोस पे विजिट ज्यादा है। और बहुत से लोग जो समझना चाहते हैं क्या है, और इसमें क्या इंटरेक्शन का भी एक सिस्टम होता है ना, कि अगर फैयाज भाई ने कोई आर्टिकल लिखा है, उनको बुला लिया गया कि भाई ये आर्टिकल उन्होंने लिखा था, ये सवाल आप पे आए, इनके सवाल का जवाब दीजिए, तो थोड़ा इंटरेक्टिव हो जाता है, तो इसलिए भी आ रहे हैं। और अभी जो तुम अयूब रायनी साहब की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ अयूब रायनी साहब को नहीं लाने के हम सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि और भी जितने पसमानदा एक्टिविस्ट है सबको मौका दिया जाए, क्योंकि मेरी अपनी पहुंच बहुत कम है, मैं बहुत कम लोगों को जानता हूँ, मैं किसी भी संगठन से नहीं जुड़ा हूँ, और मैं देखता हूँ पसमानदा समाज आंदोलन में देखता हूँ कि 3 टाइप के मुझे संगठन नजर आते हैं। एक संगठन वो है जो दलितों के साथ अलायंस करके चल रहा है और उसका रुझान थोड़ा नास्तिकता की ओर है। एक संगठन है जो अशराफ के साथ भी अलायंस किया हुआ है, या वो बोलता है कि अशराफ ठीक है, वो भी हमारे उम्मा के ही लोग हैं, मतलब उम्मा के लोग, मतलब कि वो मुसलमान है, हम भी मुसलमान है, और जो गलती है वो क्या है कि गलत व्याख्या की वजह से गलती हुई है, इस्लाम की सही व्याख्या करेंगे तो हम सब दोबारा एक हो जाएंगे और सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जातिवादी जो भी सोच वो खत्म हो जाएगी। तीसरा संगठन है वो भारतीय संस्कृति से ज्यादा जुड़ा हुआ है, वो ये कह रहा है कि भारतीय संस्कृति को महत्व दो, पसमानदा की अपनी पहचान भारतीय संस्कृति की पहचान है। फैयाज साहब का मैं नाम भी ले लेता हूँ क्योंकि आज ही उनका लाइव किया गया था, तो फैयाज साहब उसी संगठन से आ रहे हैं कि भारतीय संस्कृति को महत्व दे रहे हैं। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि 3 संगठन है ना, 3 विचार हैं। अच्छा, मैं आपको बीच में रोकूंगा कि इन तीनों पे आप बाद में आएंगे। सवाल मेरा ये था कि आपको ये चैनल और उसका आइडिया क्यों है, आपने बता दिया, लेकिन बीच में आपने अभी बात कही है, इसलिए उसको पीछे पलट रहा हूँ इस बात के लिए, पूछने के लिए कि आपने कहा कि मैं पसमानदा एक्टिविस्टों को लाना चाह रहा हूँ और लोगों से मेरा सवाल है, क्या सिर्फ एक्टिविस्ट जो होंगे यही शर्त होगी आपके चैनल पे आने की? क्या इंटेलेक्चुअल तबका, एकेडमिक्स से जो लोग जुड़े हुए हैं, नहीं, बिल्कुल, अगर या किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल, मैं एक्टिविस्ट शब्द जो इस्तेमाल किया हूँ वो एज जनरल इस्तेमाल करता हूँ बोलने के बाद। मेरा मतलब यही था कि जो भी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं संगठन के भी जिक्र कर रहा था ना। अच्छा। 3 संगठन है, तीनों के सदस्य मैं चाह रहा हूँ आए, अपनी बात रखें। जब आंदोलन शब्द बहुत बड़ा शब्द होता है ना, इसमें अलग अलग संगठन, अलग अलग लोग, अलग अलग विचार है, और सभी का मकसद एक है, तरीके अलग अलग है, तो ठीक है। तो अच्छा क्या होता है कि बातचीत नहीं होती है ना आपस में, तो ना इत्तेफाकी भी ज्यादा होती है, एक दूसरे को एक कुछ बोलता है, कोई किसी को कुछ आरोप लगा रहा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि बातें आए, अपनी अपनी बातें रखे, हो सकता है उन बातों से ही दूसरे सीख जाए, है ना। और जो कम से कम जो कार्यकर्ता है, जो कैमरे के इस साइड वाले लोग हैं जिनसे सवाल नहीं हो, जो सुन रहे हैं, उनको क्लियरिटी रहे कि भाई हो क्या रहा है, क्या क्या संगठन में चल रहा है, कौन कौन सी विचारधारा के लोग हैं, वो क्या करवाना चाह रहे हैं इस विचार से। अच्छा, ये इससे आपने संगठन का जिक्र कर दिया है, तो जैसे कि आपने शुरू में बता ही दिया था कि पसमानदा लफ्ज का मतलब क्या है, लेकिन अभी वर्तमान में जैसे अगर बात की जाए, हम जानते हैं कि राइट विंग मुस्लिम पार्टियों के नाम अगर लिया जाए तो हर कोई समझ जाएगा, उसी तरीके से बीजेपी, उसी तरीके से और भी पार्टियां हैं। तो जो पसमानदा आंदोलन जो लफ्ज में इस्तेमाल करते हैं, जाहिर सी बात है कई संगठन होंगे, कई पार्टियां होंगी, कोई पॉलिटिकल पार्टियां होंगी, तो मैं थोड़ा चाह रहा था कि उनके बारे में बताएं। जो 3 संगठन का अगर आपने नाम लिया तो उनका नाम क्या है, उनके हेड्स कौन हैं? बड़ा मजेदार है कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज जी, ठीक है, तो इसी नाम से 2 संगठन है, 2, एक वकार भाई, नूरुल भाई, फैयाज भाई का संगठन है, और एक अली अनवर अंसारी साहब का संगठन है, जिसमें हमारे मऊ के भी हाजी निसार साहब है, ठीक है, उसी संगठन से। और इसके अलावा जो है वो बोलते हैं ना कि ऑर्गेनाइज लेफ्ट और अनऑर्गेनाइज लेफ्ट, तो अनऑर्गेनाइज पसमानदा भी है, जिसमें खालिद भाई है, कोई संगठन तो नहीं बनाए हुए वो, और आतिफ रब्बानी, हालांकि आजकल तो कम लिख रहे हैं, लेकिन वो भी है, मिराज। अच्छा, आप ये दरअसल एक्टिविस्ट की नहीं, एकेडमिक्स लोगों का जिक्र कर रहे हैं? लोगों का जिक्र कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि ये भी अपनी एक राय रखते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तीसरी पार्टी का जिक्र नहीं आया? हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं संगठन जो बोला उस शब्द ना, उसमें क्या है कि विचारधारा बता रहा हूँ, 3 विचारधारा के लोग हैं। अच्छा, जो इस वक्त सब नजर आ रही है, हो सकता है इसमें चौथी विचारधारा कोई हो, 5वीं हो, मैं अभी 3 की बात कर रहा हूँ, 3 ही विचारधारा आपको इस वक्त नजर आएगी। अच्छा, एक और साहब हैं जो उनको जैसे इसके अलावा की बात करूं, अब ये तो पसमानदा वाली बात है, पसमानदा से अगर तुम हट के बात करो, एजाज अली
फिर अयूब इब्राहिम साहब, तो ये पसमादा शब्द मैं बताया कि नहीं इस्तेमाल करते। जी। क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इनका कहना है कि दलित शब्द सही शब्द है, ठीक है। तो वो कह रहे कि दलितों को न्याय दिलाने की जरूरत है, पसमादा को क्यों? पसमादा को वो मानते हैं कि वो ओबीसी है, ठीक है। तो वो पसमादा शब्द की जगह दलितों को न्याय दिलाने की बात करते हैं। वो उनका पूरा फोकस उसी पे, दलित समाज पे। तो दलित के मुराद के मुस्लिम दलित भी, मुस्लिम दलित, हिंदू दलित, बक्को हो गया, हलालखोर हो गए, गुरकन हो गए, जी। नट हो गए, चिक हो गए, है ना। तो यानी कि अगर बात किया कि वो मुसलमानों में जो तमाम मजहब में जो दलित हैं वो दलित एज ए होल मानते हैं, इसलिए पसमानदा शब्द का इनकार करते हैं। हाँ। अच्छा, लेकिन वो बात किया है तो वो भी मतलब वो पिछड़ों को ही न्याय दिलाने की, सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हाँ, है एक, मतलब उनका मकसद एक ही है जी, ठीक है, लेकिन वो पसमादा शब्द से थोड़ा सा परहेज करते हैं। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए, काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन मामला थोड़ा आप ज्यादा सीरियस हो गए हैं। तुम कह रहे थे कि सीरियस हो जाओ, मैं तुम देने के मूड में, मैं आराम से रहते हैं। हाँ, तो चलिए, खैर, तो ये जो है इंटरव्यू को थोड़ा इख्तिताम की तरफ ले चलते हैं, थोड़ा समाप्ति की तरफ। कितना बज रहा है वैसे? मेरे ख्याल से 5 बजने वाले हैं। तो खैर, तो चलिए, सारी बातें आ गई हैं, तो चलते चलते एक सवाल ये है कि आपने चैनल बनाया है, तो मैं देखता हूँ लोगों का कहना है कि आप जो है कुछ खास लोगों को ही अपने चैनल में बुलाते हैं, 2-4 चेहरे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ रहे हैं, आप बाकी लोग भी समझ रहे हैं। लेकिन तो मैं इसी बहाने ये सवाल करना चाहता हूं कि क्या ऐसा वाकई है, या और भी आप पसमानदा एक्टिविस्ट, एकेडमिशियन और जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं उनको भी जगह देंगे? अभी देखो, पहले भी मैंने अभी कुछ देर पहले ही तुमने सवाल किया था, तो उसमें मैंने बोला था कि और भी लोग हैं, उनको बुलाना है। मैं तो नाम ले लेके बता रहा हूँ कि इनको बुलाना है। आतिफ भाई को मैं चाह रहा हूँ आ जाए, मिराज भाई चाह रहा हूँ आ जाए, आतिफ रब्बानी, मिराज, और खालिद भाई को चाह रहा हूँ आ जाए, नाज मैम है वो आ जाए। मेरा कहने का मतलब है कि जब हम ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी में तो अलग अलग विचार के लोग आएंगे ही ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी अक्टूबर से लाइव ये दोबारा शुरू किया गया चैनल, भले ही पुराना मैंने बताया बीच में बंद हो गया था, कुछ कर ही नहीं रहे थे हम लोग, तो अक्टूबर से दोबारा से आइडिया आया है। तो अभी तो मुश्किल से 2 ही महीना हुआ है, 2 महीने में जितना। अच्छा, इसके अलावा एक बात, एक तो ये कि नया है, दूसरी बात है कि मैं बहुत कम लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ और बहुत कम लोगों को मैं जानता हूँ। हम पर्सनल लेवल पे बहुत मेरे रिश्ते अच्छे नहीं, मैं बहुत फ्रेंडली नहीं हूँ, मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा रिजर्व रहता हूँ। और रिजर्व रहने की वजह भी है, एक तो परिवार भी बढ़ गया है, उसके अलावा मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। इसी यही वजह है कि मैं फेसबुक पर भी बहस नहीं करता, जो बहुत बहस करता है निकाल देता हूँ। ये वजह नहीं थी मैं उसको जवाब नहीं दे सकता, मुझे लगता है कि मैं उसको 4 घंटा क्या 40 घंटा समझाऊंगा तब भी वो नहीं मानेगा। अब फेसबुक से कोई मानता उनका है नहीं, मैंने ये कई बार ये ट्राई कर लिया है। अच्छा, तो मेरा ये है कि और लोगों को बुलाना है, तो जो ये सुन रहे हैं, अब तो ये ऐसे ही बोल दूं कि जो सुन रहे हैं वो जो है कुछ रिकमेंड कर दें कि भाई किनको इनको बुलाया जा सकता है। अगर खुद भी बोलना चाह रहे तो वो भी बताएं। हमें तो बहुत खुशी है कि अलग अलग चेहरे, अलग अलग विचार है। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है ना कि अलग अलग विचार को हम जगह दें। हाँ, हम किसी को टिल्टेड नहीं है, मसला ये है कि बाकी लोगों को टाइम नहीं दे रहे। कोशिश तो कर ही रहे हैं हम लोग कि लोग टाइम दे तो उनके भी विचार सामने आए, उनके बारे में भी लोग जाने, ठीक है। तो ये ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि... अच्छा, तो आपने बता दिया है, तो मैं पूछना ये चाहूंगा कि अगर जैसे आप तक कोई अप्रोच करना चाहे तो आप कैसे अप्रोच करें? हाँ, ये भी एक मुसीबत है क्योंकि मैं फोन भी नहीं उठाता हूँ। तो लेकिन आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं नंबर दे दूंगा, अपना व्हाट्सअप नंबर या अपना ईमेल आईडी दे दें। ईमेल आईडी में देता हूँ, ज्यादा बेहतर है। और या आप उस पे मेरे फेसबुक पर आप मैसेंजर में डाल सकते हैं, ठीक है, या कि आप यूट्यूब देखते हैं तो उसके नीचे ही डाल दीजिए कि इन साहब को बुलाइए। मैं कमेंट पढ़ता हूँ, गालियां भी पढ़ता हूँ कमेंट में, ऐसे भी नॉर्मली पढ़ता रहता हूँ मैं कमेंट में। तो आप कमेंट पढ़ते हैं, जवाब हो सबका नहीं देता हूँ, मैं बताया कि मैं इन्वॉल्व थोड़ा कम होता हूँ। ये कमियां है, मेरी कमियां मैं मानता हूँ थोड़ा सा। हाँ, ये बात जो तुम कह रहे थे पैसे कमाने वाली बात की चैनल से, अगर ऐसा कभी भविष्य में संभव हुआ कि हम इससे कुछ पैसे भी कमाए तो इसके लिए बकायदा हम किसी व्यक्ति को रख देंगे जो ये काम करे, मतलब आप जॉब दे देंगे, क्योंकि हमसे वाकई होता नहीं है। अपनी सहूलत के हिसाब से ही कर पाते हैं ना, रेगुलर नहीं कर पाते हैं। अभी जैसे तुम बताए, भाभी है नहीं, तुम्हारे बैठे हुए आराम से कर रहे हैं। हाँ, ये भी एक फुर्सत मिल गई। अच्छा, एक सवाल और है कि क्या
जैसे कि जो डेमोक्रेसी लफ्ज आपने डिफाइन किया है, लेकिन हम देखते हैं कि पसमानदा में सिर्फ मर्द ही दिख रहे हैं, या एक खास बिरादरी से लोग आते हैं जो इल्जाम लगता है, या एक पर्टिकुलर बेल्ट से आते हैं। तो अगर कोई बंगाल, हमने महाराष्ट्र हम से अगर कोशिश कोई कर रहे हैं। अभी एक असम के एक साथी, उनसे मेरी बात भी हुई है। मदरसा के ऊपर वो बात करना चाह रहे हैं कि असम में मदरसे के ऊपर जो इल्जाम लगाया जा रहा है कि सरकार मदरसा बंद करा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वो उसी बेल्ट के हैं। वो उस पर बताना चाह रहे हैं कि संस्कृत का क्या मसला था मदरसों में, या जो भी बात है वो मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ। तो जिनसे बात हो रही उनको हम लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो मेरा ये सवाल है कि क्या आप जो है इंटरव्यू के लिए आपने कहा कि हाँ हम सभी किस्म के मतलब जो पसमानदा मुद्दे से जुड़े हुए हैं, जो कह लीजिए कि जो मार्जिनलाइज तबके हैं मुसलमानों में, उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर वो उस सभी विचारधारा, सभी बैकग्राउंड, सभी क्षेत्र से लोग आते हैं तो आप उनको इंटरव्यू में जगह देंगे। अच्छा, चलिए, ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कि शायद इससे हमारे चैनल को और जो है डाइवर्स होगा। दूसरी बात है कि जो पसमानदा डेमोक्रेसी जो आप वेबसाइट चलाते हैं, तो उस पे अगर कोई आर्टिकल भेजना चाहे, या उसका क्या तरीका है, उसके लिए क्या मतलब क्राइटेरिया बेसिक होना चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बता दें, ताकि अगर कोई लिखने में इंटरेस्टेड हो तो अपनी बात रख सके लिखने के माध्यम से। देखिए, नाम पसमानदा डेमोक्रेसी, तो पसमानदा तो एक शब्द जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, वो पिछड़े के सेंस में इस्तेमाल करते हैं कि पिछड़ा, ठीक है, तो पिछड़ा लोकतंत्र, या हम जो एक राजनीतिक रूप में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मेरा ये है कि आपके आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाएंगे अगर आप मार्जिनलाइज ग्रुप की बात कर रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं। उसमें जरूरी नहीं कि आप पसमानदा के बारे में लिखें, आप दलितों के बारे में लिखें, आप औरतों के बारे में लिखें, आप LGBT के बारे में लिखें। ठीक है, तो आप उन सेक्शन की बात करेंगे तो आपके आर्टिकल ले लिए जाएंगे। और आर्टिकल के लिए मेरी जो ईमेल आईडी है उस पर आप भेज सकते हैं। मैं वो शेयर भी कर दूंगा। इसी अगर शेयर कैसे उसको डालोगे तुम? जी। तुमने डाली, मतलब प्लान कर रखे थे, ठीक, तो इसमें डाल दिया जाएगा, मतलब इसी के कमेंट में डाल दिया जाएगा जी। या फिर मेरी वेबसाइट खोलिएगा तो वेबसाइट में भी एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस, वहां पे आप भेज दीजिए। अच्छा, सारी बातें हो गई है मेरे ख्याल से। बस चलते चलते एक सवाल और बच रहा है कि आगे का क्या, मतलब पसमानदा आंदोलन का जो एक वर्तमान दिशा हमने बात कर ली, मतलब एक वर्तमान के बारे में, तो इसका मुस्तकबिल क्या है, या इसको कैसे देखते हैं पसमानदा आंदोलन को? क्या आप किसी पार्टी के मेंबर बनने जा रहे हैं या इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं? थोड़ा इसके बारे में पूरा बताएं, अपने बारे में भी और पसमानदा के हवाले से भी। मेरी जो अभी तक समझ हो रही है, और सभी से जैसे मैं बताया कि अलग अलग विचारधारा के लोगों से मिल रहा हूँ पसमानदा के, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि अभी चेतना ही नहीं डेवलप हो रही है। अब बिना चेतना की कोई भी पहचान की राजनीति चलती नहीं है। ठीक है, तो सबसे इनिशियल जो स्टेज होता है वो चेतना का विकास होता है। इसीलिए जो पहचान की राजनीति होती है वो राजनीतिक पार्टियां बनाने से पहले सामाजिक सुधार आंदोलन के रूप में ही जानी जाती है। ठीक है, कि वो धीरे धीरे चेतना का विकास करे। और आप दलित मूवमेंट देख सकते हैं, या उससे पहले आप ये नारीवादियों को देखिए। क्या नारीवादी अपनी राजनीतिक पार्टी बना के वो आए थे, वो सामाजिक सुधार के रूप में आए ना। तो इसी तरीके से कोई चलता है, और इसमें बहुत टाइम लगता है। इसमें उन लोगों को जो सोचते हैं कि मैगी बनाने के तरीके से सामाजिक आंदोलन बन जाएगा, कि 5 दिन में जो है कोई रिजल्ट चाहिए, वो अभी मेहनत कर रहे हैं तो उनको अगले साल जो है प्रधानमंत्री चाहिए, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। और ऐसे लोग आंदोलन बहुत दिन तक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोग क्या बेचैन होते हैं। ठीक है, वो अभी पसमानदा मूवमेंट नहीं चला, सारे शिफ्ट हो जाएंगे इसमें, भीम में, सबके सब ओवैसी वाले में शिफ्ट हो जाएंगे। अब अभी देखिए हो भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको इधर अभी ये चेतना, पसमानदा चेतना बनती हुई नजर नहीं आ रही। मुस्लिम चेतना बहुत मजबूत है, ठीक, मुस्लिम कार्ड आसानी से खिलाया जा सकता है। तो सारे के सारे जो है पसमानदा कार्यकर्ता, बहुत उम्मीद है कि ओवैसी 1-2 स्टेट में और आए और सबके सब शिफ्ट हो जाए। तो मुमकिन है कि ये अगर इधर पसमानदा कार्यकर्ता मेहनत ना करें और वो जन जागरूकता की बात ना करे, तो मुमकिन है कि आंदोलन 10 साल जाते जाते दम भी तोड़ दे। क्योंकि आप बताइए, कहा जाए कि कितने लोग जोड़ रहे हैं, बहुत मायने रखता है। उसमें कितने नए लोग जुड़ रहे हैं, बहुत मायने रखता है। और इससे अनजान होकर बात की जा रही है। तो अभी मैं तो यही समझ रहा हूँ कि अभी बहुत वक्त है, और इस वक्त को हम लोग देखेंगे। हम भी आगे देख रहे हैं क्या कहाँ जाएगा आंदोलन। अच्छे की उम्मीद है, आंदोलन में दम भी है, लेकिन आंदोलन चलता किसके बेस पे है?
अपने कार्यकर्ताओं से भी अपने इंटेलेक्चुअल के दम पे अगर वही सुस्त रहे तो कहीं नहीं जाने वाला ये आंदोलन। तो ख़वातीन हज़रात, आपने जो है ये गुफ्तगू जो मेरी और अब्दुल्ला भाई के दरमियान हो रही थी आपने सुनी। और इस वक्त मैं घड़ी देख रहा हूं तो घड़ी जो है 5 बजा रही है और सोने का वक्त हो रहा है, तो ये इंटरव्यू ख़त्म करते हैं। दरअसल इरादा ऐसा नहीं था कि ये इंटरव्यू किया जाएगा, ये हमारी एक ऐसे ही मतलब हल्की फुल्की बातचीत थी जो इंटरव्यू में तब्दील हो गई और जिंदगी की तरह इसमें भी नशीबो फराज आए। कहीं हम सीरियस हो गए, कहीं हम थोड़ा हमने मजाक कर लिया। तो जैसे कि अब्दुल्ला भाई ने बता ही दिया कि जो हमारी वेबसाइट है और हमारा जो चैनल है वो सबके लिए खुला हुआ है। और पसमानदा डेमोक्रेसी से मुराद जो है हमारी ये है कि पसमानदाओं के जो पसमानदा आंदोलन से जुड़े हुए लोगों की जो अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग आइडियोलॉजी है, अलग अलग रुझान है, उन सबका स्वागत है। सबके लिए हम ओपन हैं। और आप अगर बोलना चाहते हैं तो आप चैनल पे आएं, आप लिखना चाहते हैं तो आर्टिकल लिखकर भेजें। और ऐसा नहीं कि हम सिर्फ पसमानदा की बात कर रहे हैं, हम समाज में तमाम हाशिए पर जो धकेल दिए गए लोग हैं, चाहे वह महिलाएं हैं, चाहे वो LGBT कम्युनिटी है, चाहे आप दलित हों, चाहे आप जो है किसी और तबके से जुड़े हुए हों जो कि बहुत मार्जिनलाइज तबका है। और पसमानदा में भी बहुत से ऐसी बिरादरियां हैं जो बहुत माइनर लेवल पे हैं, जो बहुत पिछड़ी हैं। उनसे भी गुजारिश है खास तौर से कि वो लोग भी आएं, अपनी बात रखें, ताकि पसमानदा आंदोलन के अंदर एक डाइवर्सिटी आए, ताकि उनकी भी परेशानियां समझ में आए। और ऐसा ना हो ये आंदोलन सिर्फ चंद बिरादरियों का आंदोलन बनकर रह जाए जिसका इल्जाम लग रहा है। तो मैं इस वीडियो के आखिर में बात खत्म होते होते मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के आखिर में मैं अब्दुल्ला भाई का नंबर, अपना नंबर और ऑफिशियल जो हमारी मेल आईडी है चैनल की, वो सब डाल दी जाएगी। तो आपसे गुजारिश है कि आपकी नज़र में ऐसा कोई भी शख्स हो जो एकेडमिक से जुड़े हुए हों, जो रिसर्च स्कॉलर हों, जो एक्टिविस्ट हों या किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हों और वो पसमानदा आंदोलन या पिछड़ों की बात करते हों, तो उन तक ये बात पहुंचाएं और हमसे मिलाएं या हमारे दरमियान पुल का काम करें। समाज आपका जो है बहुत आभारी रहेगा। आने वाली नस्लें आपको जो है खराज तहसीन पेश करेंगे। तो चलिए फिर ये इंटरव्यू जी बस बंद कर रहा हूँ। और हाँ, चलते चलते ये बात अब्दुल्ला भाई को सुनाते हैं। अब्दुल्ला भाई देखिए इंटरव्यू पब्लिश होने जा रहा है। अरे मत करना भाई, पब्लिश मत करना। नहीं देखिए बातें बहुत अच्छी अच्छी निकल के आ गई हैं, तो मुझे लगता है कि ये कंबल में बैठ के इंटरव्यू दिए। चलिए ओके, खुदा हाफिज, शब बखैर, जय पसमानदा।